एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12th की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के बारे में। पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगले चैप्टर की वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझ आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या है, लिंग अनुपात क्या होता है, आयु संरचना क्या है, आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं, ग्रामीण और नगरीय संरचना का क्या मतलब है, साक्षरता क्या होती है और व्यावसायिक संरचना। इन सब के बारे में हम इसी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्या संगठन का मतलब क्या है। देखिए, एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन। मान लीजिए जैसे किसी देश की जनसंख्या है तो अब उसकी अलग अलग विशेषताएं होंगी ना। अलग अलग विशेषताएं होने का मतलब है कि जैसे उसकी आयु के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर या उसके काम करने के आधार पर, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या हम, जनसंख्या संगठन। यानी किस प्रकार से, किस तरीके से वो किसी दूसरे देश की जनसंख्या से अलग है और हम उसका वर्णन कैसे करें, किन किन मापदंडों पर, यानी किस किस के बिहाफ पर करते हैं हम, लिंग अनुपात के बिहाफ पर या आयु संरचना के बिहाफ पर, साक्षरता या व्यावसायिक संरचना। तो इस तरीके से हम किसी देश की जनसंख्या का वर्णन कर सकते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, जनसंख्या संगठन। आगे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यही है कि आखिर लिंग अनुपात क्या होता है। तो देखिए, जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। जब अब इस चीज़ का क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, यानी प्रपोर्शन निकालते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात बोला जाता है। तो विश्व में लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। विश्व में लिंग अनुपात नापने के लिए पुरुषों की जनसंख्या अपॉन में स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला है, यानी ऊपर हम पुरुषों की संख्या रखते हैं, नीचे स्त्रियों की संख्या और उसे इंटू करते हैं किससे, 1000 से। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, पुरुषों का यानी लिंग अनुपात निकालते हैं विश्व के अंदर। जबकि भारत के अंदर ये सूत्र उल्टा हो जाता है। भारत में ऊपर किसे रखा जाता है, स्त्रियों की संख्या को, और नीचे रखा जाता है पुरुषों की संख्या को, और सेम वही 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इससे हमें समझ आता है, देखिए वैश्विक स्तर पर हमें समझ आता है कि 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, ठीक है, क्योंकि पुरुष ऊपर है ना, तो 1000 स्त्रियों के लिए कितने पुरुष है। जबकि नीचे वाले यानी भारत में हमें समझ आता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब किसी देश में लिंग अनुपात या तो कम हो, ठीक है, यानी कि पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम हो। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर किसी देश में 1000 पुरुष हैं और वहाँ पर 990 स्त्रियाँ हैं, तो स्त्रियों की संख्या कम हो गई ना पुरुषों से। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात। यानी जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्त्री प्रतिकूल लिंग अनुपात। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या कम क्यों है। तो ऐसा करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब है कि स्त्री भ्रूण हत्या जो की जाती है, कि जो बच्चे होते हैं, जिनमें जो लड़कियां होती हैं, उनको क्या पेट में ही मार दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं क्या, स्त्री भ्रूण हत्या। यानी उन्हें पैदा होने से पहले क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये हो गई स्त्री भ्रूण हत्या। साथ ही साथ निम्न सामाजिक स्तर, औरतों को जो है बेसिकली क्या किया जाता है, एशिया के काफ़ी सारे देशों के अंदर उन्हें पुरुषों से कम आंका जाता है। तो इस वजह से भी औरतों की संख्या क्या होती है, कम होती है। साथ ही साथ घरेलू हिंसा होना, ठीक है। शिक्षा की अनुपलब्धता। शिक्षा की अनुपलब्धता की वजह से भी लिंग अनुपात क्या है, कम है, क्योंकि लोग क्या जागरूक नहीं हो पाते और ऐसे में वो स्त्रियों के साथ वैसा ही व्यवहार जारी रखते हैं। अगर सबको शिक्षा मिले तो शायद ये स्थिति सुधर सके। साथ ही साथ पुरुषों का प्रभाव। समाज में पुरुषों का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से भी एक फैमिली कोशिश करती है कि उसके अंदर, उसके घर के अंदर लड़के ज़्यादा हों लड़कियों के मुकाबले। तो इस वजह से भी क्या होता है कि लिंग अनुपात गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो विश्व में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है, लेटविया, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला कौन सा है, यूएई है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। आयु संरचना, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो आयु संरचना का मतलब क्या होता है। देखिए, आयु संरचना क्या करते हैं कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाती है कि देश के अंदर कितने व्यक्ति कितनी आयु के, ठीक है, यानी किसी आयु वर्ग के अंदर कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये हमें विभिन्न आयु वर्गों के अंदर देश में मौजूद लोगों की संख्या को जानने में क्या करती है, मदद करती है। इसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है, यानी 3 आयु वर्गों में। पहला कौन सा है, देखिए 0 से 15 वर्ष। तो 0 से 15 वर्ष जो होता है ये क्या होती है, आश्रित जनसंख्या होती है और इसमें बच्चे शामिल होते हैं। हमें पता है ना कि 0 से 15 वर्ष में तो सारे बच्चे ही होंगे। तो ये क्या होगा, ये आश्रित होगा। आश्रित होने का मतलब है पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस दौर में ये विकास के दौर में होते हैं और शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आश्रित जनसंख्या कहा जाता है, क्योंकि ये कार्यरत नहीं होते। और इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर क्या होता है, देश में शिक्षा सुविधाओं के खर्चे में
वृद्धि होती है। मान लीजिए अब इस वर्ग के अंदर जनसंख्या ज़्यादा होगी, यानी 0 से 15 साल के बच्चे ज़्यादा होंगे, तो सीधी सी बात है कि देश में शिक्षा का खर्च क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा वर्ग है कौन सा, 15 से 59 साल का। 15 से 59 साल के अंदर कौन सी होती है, कार्यरत जनसंख्या होती है। ठीक है, इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। 15 से 59 साल की उम्र में सब कार्य करते हैं ना, तो वो सब क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, देश के विकास में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा वर्ग है वो हमारा 60 से अधिक का। इसके अंदर क्या होते हैं, सभी वृद्ध जनसंख्या होती है, यानी बूढ़े लोग होते हैं। ठीक है, ये जनसंख्या भी क्या होती है कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये भी आश्रित जनसंख्या होती है, क्योंकि ये भी खुद कुछ काम नहीं करते। ठीक है, इस वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा होने पर देश की विकास में क्या होती है, गति में वृद्धि नहीं होती है। ये गलत लिख दिया गया है शायद, तो इसमें वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें मुख्य रूप से वृद्ध जनसंख्या होती है। ऐसी जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और पेंशन आदि का खर्चा क्या होता है, बढ़ता है बुजुर्गों के लिए, और इसे भी क्या कहा जाता है, आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये हमारे यहाँ हमारे देश का आयु वर्ग के अंदर कितनी आबादी है वो दिया है। देखिए 1961 71 से लेकर 2011 तक। ठीक है, तो शुरू में हम देखें तो 0 से 14 यानी 15 साल के बीच में ये संख्याएं दी हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे ये क्या हो रही है, घट रही है, यानी हमारे देश में जन्म दर कम हो रही है, तभी तो कम लोग पैदा हो रहे हैं ना। और इस वर्ग के अंदर क्या हो रहे हैं कि संख्या में कमी आ रही है। जबकि 15 से 64 वर्ष देखें हम तो ये हमारे देश का है, हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर जनसंख्या धीरे धीरे हम देखें तो बढ़ रही है। इसका बढ़ने का मतलब क्या है कि देश के अंदर जवान लोग ज़्यादा है, यानी कार्य करने की क्षमता हमारी ज़्यादा है। और अगर इस वाली स्थिति को देखें तो इसके अंदर भी क्या है कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है, तो ये दर्शाता है कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं, साथ ही साथ लोग आजकल लंबा जी रहे हैं। इसी वजह से इस वर्ग के अंदर भी क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड क्या करते हैं, देखिए आयु लिंग पिरामिड लिंग एवं आयु के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं तो ये देखिए, ये आप एक आयु लिंग पिरामिड देख सकते हैं। ये जो है ये बांग्लादेश का है और ये वाला किसका है, इंडिया का है। तो इन दोनों की विशेषता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तरफ तो मेल होते हैं, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये मेल का है, आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ कौन है, फीमेल्स है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए अलग अलग ग्रुप दिए हैं, जैसे कि 0 से 4 साल, ठीक है, 5 से 9 साल, उसके बाद 10 से 14 साल। तो यहाँ पर ये क्या दी हुई है, एज दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है, जनसंख्या का परसेंटेज दिया हुआ है। और इसके अंदर आपको बताया गया है कि कितनी जनसंख्या कितने आयु वर्ग के अंदर है, किसकी, फीमेल की और मेल की। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या, आयु लिंग पिरामिड। तो देखिए ये बेसिकली कितने तरीके के होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं, एक एक करके हम सब देखेंगे। तो इसमें से पहला कौन सा, विस्तारित होती जनसंख्या। तो इसके अंदर क्या होता है, किसका आकार त्रिभुजाकार होता है। कैसा आकार होता है इसका, त्रिभुजाकार। तो ये वाला जो हम देखें तो ये आपको कुछ दिखाई देगा, ये कुछ त्रिभुजाकार है, यानी नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। ठीक है, जन्म दर ज़्यादा होती है। ठीक है, जन्म दर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि कम आयु में ज़्यादा जनसंख्या होती है, और मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से उच्च आयु में जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ नीचे जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि क्या है, जन्म दर ज़्यादा है, और साथ ही साथ ऊपर जनसंख्या कम है। क्यों, क्योंकि मृत्यु दर ज़्यादा है, यानी लोग मरते ज़्यादा है। तो जनसंख्या और मृत्यु दर और जन्म दर दोनों क्या होती हैं, उच्च होती हैं। अगर हम आगे देखें तो जीवन प्रत्याशा कम होती है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितना जीवित रहता है, तो वो क्या होती है, वो कम होती है इस देश के अंदर। साथ ही साथ ये पिरामिड किसको दर्शाता है, अल्प विकसित देशों को दर्शाता है। और वर्तमान में ऐसी जनसंख्या कहाँ की है, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा आता है हमारे पास स्थिर जनसंख्या वाला पिरामिड। ये पिरामिड कैसा होता है, ये पिरामिड घंटी के आकार का होता है। ठीक है, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या होती है, समान होती है, और जनसंख्या स्थिर रहती है, यानी जन्म दर भी उतनी होती है और मृत्यु दर भी उतनी होती है। तो इसी वजह से जनसंख्या क्या रहती है, समान रहती है। जीवन प्रत्याशा इसमें क्या होती है, सामान्य होती है, यानी नॉर्मल होती है। और ये जनसंख्या संरचना कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वाला मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या है, सेम है। तो इस वजह से जनसंख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कौन सा, ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या में क्या होता है कि इस पिरामिड का संकीर्ण आधार और शीर्ष जो है वो शुंडाकार होता है। शुंडाकार होने का मतलब क्या है कि नीचे से ये पतला होता है और ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर मृत्यु दर भी कम होती है और जन्म दर भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये पिरामिड शून्य जनसंख्या वृद्धि या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है, अगर आप इसे गौर से देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एहसास होगा कि देखिए लोग पैदा कम हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मर भी कम रहे हैं। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, ये बराबर है। तो इसी वजह से क्या है, इसी वजह से क्या होता है कि जनसंख्या या तो शून्य हो जाती है, यानी उसकी वृद्धि शून्य हो जाती है, वो बिल्कुल बढ़ती नहीं है, और अगर बढ़ती भी है तो नकारात्मक बढ़ती है, यानी अल्टीमेटली जनसंख्या
घटने लगती है। तो ये हमारा तीसरा था। आगे अगर हम देखें तो हमें बात करनी है ग्रामीण एवं नगरीय संरचना के बारे में। तो ग्रामीण और नगरीय संरचना एक देश के अंदर गांव एवं शहरों में रहने वाली जनसंख्या को दर्शाता है कि गांव में कितने लोग रहते हैं और शहरों में कितने लोग रहते हैं। इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? रहने के स्थान के आधार पर, यानी अगर कोई ग्राम में रहता है या फिर नगर में रहता है। ठीक है, तो गाँव में क्या होता है कि मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व कम होता है, यानी कम लोग रहते हैं और लोग क्या होते हैं? कृषि कार्यों में लगे होते हैं। जबकि इसी के विपरीत यानी इसके ठीक उल्टा शहरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, और लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं? उत्पादन और सेवाओं में कार्यरत होते हैं। ठीक है, ग्रामीण एवं नगरीय संरचना के आधार पर हम देश के विकास के स्तर और यहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि गाँव में कैसी सुविधाएं और शहर में कैसी सुविधाएं हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे सामने आती है साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लिखों की संख्या, कि कितने लोग लिटरेट है। ठीक है, तो साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को क्या कर सके? समझ सके, पढ़ सके और लिख सके। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक सामान्य वाक्य को समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसे क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। ठीक है, साक्षरता दर के आधार पर देश को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी इसके आधार पर हमें पता चलता है कि एक देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। अधिक साक्षरता दर से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है, जबकि इसका उल्टा होने पर हमें ये पता चलता है कि निम्न सामाजिक और निम्न आर्थिक स्थिति है। ठीक है, इसकी के साथ साथ हमें ये पता चलता है कि उस देश में सरकार की सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ पर सरकार की नीतियाँ कैसी है। ठीक है, और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो कि 7 वर्ष से अधिक है। ठीक है, और किसी एक सामान्य वाक्य को पढ़ लिख और समझ सकता है, साथ ही साथ वो कुछ अंक गणित परिकलन यानी छोटी मोटी गणित की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है। आगे अगर हम देखें तो ये हमारे को बताएगा साक्षरता दर के बारे में। ये पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं आराम से। इसके अंदर यहाँ पर लिटरेसी रेट बताया गया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ पर नीचे स्टेट्स बताए गए इंडिया के अलग अलग। ठीक है, उसी के बिहाफ पर आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में लिटरेसी कितनी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना का मतलब क्या है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, मत्स्य पालन आदि। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है? जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया आदि। द्वितीय क्षेत्र होता है हमारे पास एक जिसके अंदर उत्पादन और खनन आता है। तृतीय क्षेत्र होता है जिसमें सेवाएं आती हैं। ठीक है, और चतुर्थ क्षेत्र होता है जिसमें अनुसंधान यानी रिसर्च हो गया, वैचारिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आता है। तो इस तरीके से 4 क्षेत्र होते हैं। कितने? 4। पहला क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जिनके अंदर अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कार्यरत जनसंख्या, ठीक है, यानी जितनी भी जनसंख्या जिस क्षेत्र में कार्यरत होगी उससे ये पता चलेगा कि देश की स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या ज़्यादा है तो उससे हमें पता चलेगा कि देश में विकास क्या है, अभी निचले स्तर पर है। अगर द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या ज़्यादा है तो इससे पता चलेगा कि उत्पादन क्षमता उस देश की ज़्यादा है। तृतीय क्षेत्र में अगर कार्यरत जनसंख्या ज़्यादा है तो ये उस देश में उच्च सेवाओं के स्तर को दर्शाएगा। और साथ ही साथ चतुर्थ क्षेत्र के अंदर अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ये उस देश में क्या करेगा? विकास और विचारों की वृद्धि को दर्शाएगा। तो इस आधार पर हम इससे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो भारत के बारे में बात करें तो ये चारों सालों के बारे में दिया है। एक तो 1999 से 2000, 2004, 2005, 2009, 10 और 11-12। तो इसके आधार पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कब कहाँ कार्यरत था। जैसे हम इसमें देखें एग्रीकल्चर, तो यहाँ से यहाँ कम हो गया, फिर और कम हो गया, और 2011-12 में आते आते और कम हो गया। इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगातार क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसी के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी यानी कंस्ट्रक्शन में भी क्या हुई है? फिलहाल के लिए वृद्धि हुई। और सेवा यानी सर्विसेज लगभग क्या है? सेम है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वृद्धि हुई है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में विकास की क्या स्थिति है। ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और इस पर एक लाइक छोड़ कर जाइए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।